नमस्कार। ये जांचा परखा सच है कि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे संभाल पाते हैं। सी ग्रेड फिल्मों की तरह अगर राजनेताओं के बयानों पर हमें बीप का इस्तेमाल करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में भाषा का स्तर कहां जा रहा है। उपचुनाव के इस माहौल में नेता क्यों बोल रहे हैं ये समझ सकते हैं हम, लेकिन क्या बोल रहे हैं? जिस तरह से लगातार निजी हमले किए जा रहे हैं, चरित्र पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, क्या ये ट्रेलर है? क्या आने वाले दिनों में भाषा का सेंसेक्स और नीचे जाएगा? तो आज नेताओं के बिगड़ते बोल पर ही करेंगे चर्चा। पहले आप वो बयान देखिए, वो जुबान देखिए जिसमें भाषा की मर्यादा लगातार टूटी है। कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है। मैं शाम को जाऊंगा भोपाल, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को छोटा मोटा बीढ़ा रगड़ा झगड़ा पुलिस थाने पे और इधर उधर सोसाइटियों में मदद करने का ये काम आप लोग करेंगे। हम यहाँ पे एकता के साथ खड़े रहेंगे और एकता के साथ कमलनाथ साहब की रैली देखी ग्वालियर और सब दूर जा हो रहा। जितने हमारे साथ एमएलए और मंत्री थे वो बिके, उनको जूते पड़ रहे। हमारी पार्टी के सारे नेता आज कमलनाथ 80-85 साल का डोकरा है और वो इधर उधर जा रहा, पर तुम्हारे जैसे वो जनता 14 किलोमीटर किसको कहे, मांडली से मेघनगर तक 14 किलोमीटर की रैली। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी दौड़ रहे इधर उधर दलाली करने के लिए, ये जबरन कांग्रेस काम करते हुए जनमत माने जनता ने आदेश दिया कि कमलनाथ जी तुम सरकार चलाओ और जितने विधायक जीत करके गए तो विधानसभा चलाओ और जितने मंत्री आप लोग राज और खास करो। किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई आवाज आएगी तो ईट से ईट बजा देंगे। यहाँ का टीआई सुनना होगा, सीएम सुनना होगा। अगर किसी ने भी एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर कोई गोली उठाई तो हाथ तोड़ देंगे उसका। चिंता न करें, कोई भाई संसार से दिखने वाला क्या दौड़ रहा है जो है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे दो खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ होंगे और होंगे साथ में बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी। और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। अनुराग, हमेशा हमने देखा है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है भाषा का स्तर राजनीति में गिरने लगता है। उपचुनाव 28 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसके वक्त भी कमोबेश यही तस्वीर सामने आ रही है। लगातार हम पिछले 48 घंटे की या पिछले 72 घंटे की बात करें तो हर विधानसभा सीट से जहां चुनाव नहीं होना वहां भी भाषा का स्तर गिरता हुआ सुनाई दे रहा है। क्या ये बौखलाहट होती है चुनाव की कि इस वक्त एक दूसरे को नीचे दिखाया जाए? बिल्कुल शेफाली जी, देखिए, एक तो आज विधानसभा का सत्र था, एक दिन का सत्र था, लेकिन सत्र के अंदर जिस तरीके की गरिमा को बनाए रखा जाता है और विधायक एक दूसरे को माननीय कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन जब ये माननीय चुनाव मैदान में आ जाते हैं तो इनकी भाषा का स्तर गिर जाता है। और इसी तरीके का नज़ारा हर बार चुनाव से पहले नज़र आता है। स्तर इतना इस हद तक गिर जाता है कि जो नेता हैं वो मर्यादा को भूलते हुए निजता पर भी सवाल उठाने लगते हैं, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर भी आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। ऐसा पिछले कुछ सालों में ही देखने को मिल रहा है। और इस बार भी प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन चुनाव में प्रचार को लेकर जो नेता मैदान में उतर रहे हैं वो एक दूसरे पर इसी तरीके के आरोप और इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ शब्दों का हेरफेर ही नहीं बल्कि निजता यानी व्यक्तिगत चरित्र पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जब मामला बढ़ जाता है तो इसको लेकर माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन सवाल यहीं पर आकर उठ रहा है जिस तरीके से आपने भी छेड़ा कि आखिर क्यों उपचुनाव के दौरान या चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नेता नजर आते हैं। क्या ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है? क्योंकि अभी तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होना है, तो अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे नेताओं की भाषा का स्तर भी किस स्तर तक गिर जाएगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जब सदन के अंदर आप माननीय और एक दूसरे को सम्मान देने का काम करते हैं तो आखिर चुनाव मैदान में उतरते वक्त
नेता ये क्यों भूल जाते हैं कि सामने भी जो नेता हैं वो भी किसी न किसी बड़े दल से माननीय नेता ही हैं। लेकिन अक्सर उपचुनाव से पहले जो है नेता ये सब भूल जाते हैं और आलम ये हो जाता है कि जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की होड़ में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि उज्जैन में इस तरीके का नज़ारा देखने को मिला। झाबुआ के थांदला से जो विधायक हैं वीर सिंह, वो भी कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए। इसके अलावा जो इमरती देवी के जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर ये शुरुआती दौर है और अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे भाषा का स्तर शायद और नीचे गिरेगा। नेताओं ने इसी तरीके की अपनी रणनीति बनाना शायद शुरू कर दिया है। बिल्कुल अनुराग, और ये हम देखें अगर झाबुआ के विधायक का जो बयान सामने आया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं उनको जूते पड़ रहे हैं, तो कहाँ कोई भरम रहता है क्या नेताओं को ये कि इस तरह के बयान देकर वो जनता में अपनी कोई छवि बना लेंगे? दूसरी तरफ उज्जैन का जो मामला आया, चंदेरी के कांग्रेस विधायक का जो मामला आया, वो तो सीधे सीधे दंभ का मामला है। सीधे सीधे जब भाषा का स्तर गिर रहा है उसके साथ आप अधिकारियों से भी बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शिवाली जी, सिर्फ नेता भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते बल्कि चेतावनी देते हुए भी नजर आते हैं। अफसरों को जो है चेताया जाता है अक्सर उपचुनाव को लेकर, और इस तरह का भी कहा जाता है कि सुन ले कलेक्टर या सुन लो कमिश्नर। यानी कि नेता मर्यादाओं को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। और शायद नेता उत्तेजना के बदले नहीं बल्कि शायद उनको ये लगता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने से वो जनता में सीधे पेट बना सकेंगे। लेकिन जनता ये बखूबी जानती है कि राजनीति में किस तरीके का स्तर अब गिरता जा रहा है और खासतौर पर नेता किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब अब जनता को भी समझने में आने लगा है। तो कितना असरदार इस बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल उपचुनाव में होने वाला है ये जनता तय करेगी। लेकिन ये भी सोचने वाला विषय है सियासी दलों के लिए भी और उन राजनेताओं के लिए भी जो उपचुनाव के प्रचार के मैदान में उतरने वाले हैं, जो उम्मीदवार बनने वाले हैं, उनको भी इस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर विचार करना चाहिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुनाव में ना हो, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उन तक किस तरीके का संदेश जाता है, जो जनता है उसमें क्या मैसेज जाता है, इस बात को भी नेताओं को और सियासी दलों को समझना होगा। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। आप जब तक जुड़े नहीं थे तब हमने कुछ बयान भी दिखाए नेताओं के कि किस तरह से भाषा का स्तर गिर रहा है। पंकज जी, आप भी पार्टी का पक्ष रखते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन पिछले दिनों से जैसे जैसे उपचुनाव का माहौल गरमाया है उसके बाद से नेताओं की भाषा का स्तर जो लगातार गिर रहा है, नौबत यहाँ तक आ रही है कि न्यूज़ चैनल में उसे बीप लगाकर दिखाना पड़ रहा है। आपको लगता है नेता जब सुनने लायक नहीं रहेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए शेफाली जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि नेता न केवल सुनने लायक हो अपितु देखने लायक भी हो। यानी लोग उनको देखकर सुनकर गर्व करें और ये माने और जाने कि हमारे नेता हैं। इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और दलगत तौर पर दोनों जगह भाषा और भाषा की मर्यादा का पक्षधर हूँ और अपने स्तर पर भरसक प्रयास करता हूँ। कई बार मैं स्वीकार करता हूँ कि टिट फॉर टैट के चक्कर में मर्यादा को तोड़ना पड़ता है, शायद उन शब्दों का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है। पर मुझे लगता है कि सबको बचना चाहिए, विशेषकर राजनेताओं को, क्योंकि राजनेता बाय डिफॉल्ट एक पब्लिक और सोशल आइकॉन है जिनको देखकर बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। और आपने जो कहा उसी के चलते आज ये कारण है कि बहुत सी जगह राजनेताओं की छवि जो है वो गिरती जा रही है। पहले जैसा गौरव और सम्मान जो राजनेताओं को मिलता था आज शायद समाज में नहीं है, विशेषकर युवा पीढ़ी में। और इसके लिए मैं राजनेताओं के आचरण को, उनके शाब्दिक आचरण को ज़्यादा उत्तरदायी मानता हूं, क्योंकि यदि हम सब जानते हैं कि आदमी तलवार का घाव भूल जाता है पर शब्दों का नहीं भूलता, तो जो शाब्दिक बाण है वो स्थायी रूप से चुभे होते हैं और उनका जो दंश है वो लंबे समय तक रहता है। तो मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि नेताओं को, विशेषकर वो लोग जो सक्रिय राजनीति में है, चुनाव के मैदान में है, जनता जिनको अपना वोट देकर अपना भविष्य लोकतांत्रिक रूप से जिनके हाथों में सौंपती है, उन सबको भाषा और भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, चाहे वो किसी दल के हों, किसी राजनीतिक व्यवस्था के हों। बिल्कुल पंकज जी, भाषा की मर्यादा के साथ
आचरण की मर्यादा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उज्जैन से जो तस्वीरें आई, जिस तरह से सीएम शिवराज का वहां पर दौरा हुआ था और वहां के स्थानीय नेता जो हैं बीजेपी के, वो उन्होंने पुलिस से झड़प की, तबादला करवा देने की धमकी दी, ये जो दंभ है ये भी जनता के बीच जाता है। और आचरण की मर्यादा भी बहुत ज़रूरी नहीं लगती क्या आपको? देखिए शेफाली जी, ताली दोनों हाथ से बजती है और मुझे उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी ये समझना होगा कि ये चुनाव का अवसर है और जो पुलिस प्रशासन के रूप में उनको जो अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हैं उनका सदुपयोग और दुरुपयोग ना हो। यदि उन शक्तियों का दुरुपयोग राजनेताओं का अपमान करने में, उनको ये शब्द बोलने कि हम तुम्हारी नेतागिरी देख लेंगे, तुमको दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे, मैंने वही कहा ना कि सब खेल शब्दों का है शेफाली जी। यदि मधुर शब्द, सौहार्दपूर्ण शब्द, सभ्य शब्दों का प्रयोग होगा तो कभी भी राजनेता और पुलिस प्रशासन के बीच तनातनी नहीं होगी। और मैं नहीं मानता कि कोई भी राजनेता प्रशासन के कार्य में कभी बाधा डालता है, पर यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोगों को भी थोड़ी सी शाब्दिक मर्यादा का, मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। अतिरिक्त जो शक्तियां उनको प्राप्त हैं पुलिस के प्रशासन के नाते, उनका दुरुपयोग न कभी जनता के लिए हो, न किसी राजनेता के अपमान के लिए हो। तो दोनों पक्षों को बराबर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनके पास शक्तियां हैं उनको विशेष रूप से, हमारे इसीलिए कहा गया है कि जो भरा पेड़ होता है, जिसमें शक्ति होती, जिसमें फल होते हैं, वो झुका हुआ होता है। तो झुकने की, थोड़ा सा समर्पण की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की विवाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल पंकज जी, मैं इंतजार कर रही हूं कि भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े। अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए चर्चा आपके साथ ही कंटिन्यू रखे हुए हूं मैं। और इस उपचुनाव में खास तौर पर गद्दार, मक्कार, नालायक, ऐसे कई सारे शब्द आए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन एक उदाहरण और देती हूं आपको बुरहानपुर से। आपके खंडवा से सांसद, बड़े नेता हैं नंद कुमार सिंह चौहान, उन्होंने बयान दिया, कमलनाथ सरकार को आतंकवादी कह दिया। इसे स्लिप ऑफ टंग तो नहीं कह सकते आप? बहुत परिपक्व राजनेता हैं, 5 बार के सांसद हैं और उन्होंने पार्षद के स्तर से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरुआत करी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया। तो मुझे नहीं लगता कि नंद कुमार सिंह चौहान साहब ने किसी गलत संदर्भ में शब्दों का प्रयोग किया होगा। और कई बार चुनावी सभाओं में, चुनावी परिस्थितियों में, चुनावी वातावरण में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है और ये प्रचलन बहुत तेजी से राजनीति में आ रहा है। तो दोष नंद कुमार सिंह चौहान साहब का नहीं है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और व्यवस्था शेफाली जी इस प्रकार परिवर्तित हो चुकी, बदल चुकी है कि जहां यदि इस प्रकार के कोई शब्द आते हैं तो बड़ी उनको जगह मिल जाती है मीडिया में, सोशल मीडिया में, बातचीत में। तो गाहे बगाहे जो चर्चा का विषय होना चाहिए वो विषय बन जाता है, जैसे आपने इस शब्द का प्रयोग किया। तो सबको धीरज धरने की आवश्यकता है, बड़े नेता हों, छोटे कार्यकर्ता हों। और चुनाव के वातावरण में जब आपके ऊपर शाब्दिक प्रहार होते हैं, जैसा आपने शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस पार्टी बराबर उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है। स्वयं कमलनाथ जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो उचित शब्द नहीं है। तो शब्दों की जो अनुचित शब्द हैं, जिनसे अपमान का भाव हो, विद्वेष का भाव झलकता हो, वो किसी भी राजनेता को प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हों, किसी व्यवस्था के हों, किसी राजनीतिक पद या किसी पद के हों। बिल्कुल, अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये उपचुनाव इसलिए भी याद किए जाएंगे जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद कि इसमें कई सारे इस तरह के शब्द आए जो आमतौर पर मर्यादा के शब्द नहीं कहे जा सकते, गद्दार और नालायक तक भी बात पहुंची। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के शब्द से नेता जो हैं वो वोटर को कनेक्ट कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके नेता
अक्सर ये सोचते हैं कि ये जनता से सीधे कनेक्ट होने वाले शब्द हैं जो सीधे जनता पर असर करते हैं। और चुनाव से पहले नेताओं का एक सोच होती है कि अपने दामन को पाक साफ बताना और दूसरे के चेहरे पर ज़्यादा कीचड़ उछालने की कोशिश होती है ताकि ये साबित किया जा सके कि वो सियासत में सबसे साफ है। लेकिन सवाल यही है, अभी पंकज जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि नंद कुमार सिंह चौहान ने जिस तरीके से कमलनाथ के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया वो मौजूदा हालात और राजनीतिक परिदृश्य का नतीजा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि नेताओं के ऊपर ही इस बात की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके की शुचिता, किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राजनेता जो कि काफ़ी सीनियर हो चुके हैं वो यदि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर जो नई पीढ़ी आ रही है, भावी पीढ़ी है या फिर जो युवा नेता हैं जो उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं वो भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और दिन ब दिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तेजी के साथ आगे बढ़ता जाएगा। तो जिम्मेदारी ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी की है कि यदि वो चुनाव मैदान में जाएं तो उसको लेकर किस तरह की मर्यादा होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग भी जो है चुनाव प्रचार के दौरान या फिर आम सभा के दौरान इन तमाम बातों पर नजर रखता है कि कौन किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिस तरीके के शाब्दिक अर्थों का इस्तेमाल किया जाता है उनके अर्थ शब्द कुछ और होते हैं और कई बार अर्थ भी उसके अलग अलग निकाले जाते हैं। तो कुल मिलाकर नेताओं ने कुछ भाषाओं में इस तरीके से बदलाव भी कर दिया है कि जिसके मायने कई तरीके के निकाले जाते हैं। तो कुल मिलाकर जिम्मेदारी राजनेताओं के ऊपर है जो कि जो चुनाव मैदान में उतरते हैं या फिर आम सभा करते हैं या फिर जनता के बीच जाते हैं कि वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यदि वो सही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, सही शाब्दिक अर्थों का इस्तेमाल करेंगे जिनके कोई दूसरे अन्य मायने नहीं निकाले जा सकते, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जो है प्रदेश की जनता के बीच में जाएगा। लेकिन जिस तरीके की राजनीति प्रदेश में बदल रही है, देश में बदल रही है, उसी का नतीजा है कि राजनेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शायद उनको लगता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने से वो सीधे वोटर को कनेक्ट करते हैं, लेकिन वोटर पर इनका कितना असर होता है या अब होने वाला है ये तो उपचुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि शुरुआती दौर में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नेता नजर आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में उसमें सुधार आने की गुंजाइश तो कहीं से नजर नहीं आती है। बिल्कुल अनुराग, जैसे पिछले दिनों अभी हाल की बात है, सुरेश राजे का बयान आया, इमरती देवी के मुकाबले में खड़े हुए हैं। वो बयान ऐसा है कि ना मैं शब्दशः उसे यहाँ दोहरा सकती हूँ, ना हमने न्यूज़ चैनल पर उसे दिखाया है, बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो इस तरह के आरोप क्या असर दिखा पाएंगे? दूसरी बात ये कि जब चुनाव के दिन बीत जाएंगे तब ये नेता फिर साथ साथ हो जाते हैं, तो क्या ये सियासी ड्रामा होता है? बिल्कुल, देखिए एक तरीके से सियासी ड्रामा ही होता है क्योंकि नेता एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। डबरा से जिस तरीके से सुरेश राजे ने शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बाद जब बवाल मचा तो उन्होंने इस पूरे मामले पर माफ़ी भी मांग ली, उन्होंने सॉरी जरूर कहा है। लेकिन सवाल यहीं पर आकर उठता है कि पहले किसी के चरित्र पर आप दाग लगा दो या उस पर सवाल उठा दो और उसके बाद माफ़ी मांग लो, तो क्या उससे आपने जिन आरोपों को लगाया या जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है क्या वो दाग धुल जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर नेता यही सोचते हैं कि यदि मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा तो देर सवेर वो माफ़ी मांगकर उससे छुटकारा पा लेंगे, पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन सवाल यहीं पर आकर उठता है कि नेताओं की आखिर क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके की भाषा का उनको इस्तेमाल करना चाहिए और क्या सिर्फ माफ़ी मांग भर लेने से इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाता है? क्योंकि जो बात नेताजी कहना चाहते हैं वो तो शायद कहकर निकल जाते हैं, उसके बाद माफ़ी मांगने से उसकी कितनी भरपाई होती है ये तो उसी समय पता चल पाता है। लेकिन ये बात साफ जरूर है कि नेताओं को अब अपने विचारों में बदलाव लाना होगा, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनको करना होगा जो पुरानी संस्कृति रही है या परंपरा रही है उनको फिर से दोहराने की जरूरत है। और जिस तरीके से बिल्कुल राजनेताओं का लगातार पंकज जी का रुख करना चाहूंगी। पंकज जी, वोटर ये सोच रहा है कि आपकी 15 महीने की सरकार कांग्रेस की, 5 महीने का कामकाज शिवराज सरकार का, आप तथ्यों के साथ जाएं, आप बताएं कि जनता के लिए आपने क्या किया है। इस समय कोरोना का भी एक संकट है, तो कोविड को लेकर भी किस तरह के काम हुए दोनों सरकारों में, उसको लेकर जाएं। तो तथ्यों के बजाय अगर व्यक्तिगत हमले होने लगेंगे, क्या आपको लगता है कि राजनीति की इस गलीज भाषा का कोई असर कहीं वोटर पर पड़ पाएगा?
देखिए शेफाली जी, मुझे कांग्रेस पार्टी का तो नहीं पता, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास सैकड़ों प्रमाण हैं और आप भी एक सजग पत्रकार हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, थावरचंद गहलोत जी हों, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब हों और हमारे बाकी सीनियर नेता हों, किसी ने भी जब तक कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक मर्यादा विहीन शब्दों का प्रयोग नहीं किया तब तक उनका प्रत्युत्तर नहीं दिया। और मुख्यमंत्री जी ने तो विशेष रूप से जब कमलनाथ जी ने उनके खिलाफ ऐसी घटिया टिप्पणी करी जिसको हम यहाँ नहीं दोहरा सकते, तो भी उसका उत्तर बहुत शालीनता के साथ और सत्य और तथ्य के साथ दिया कि क्या कार्य 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। 15 महीने में जब कांग्रेस पार्टी आखिरी 2 मिनट में हमारे साथ जुड़ पाए हैं, इसलिए मैं भूपेंद्र गुप्ता जी का रुख करना चाहूंगी। माफ कीजिएगा पंकज जी, आपको रोक रही हूं बीच में, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में ही भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ पाए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे सवाल ये, लगातार 2 विधायकों के तो मैं बयान आपको बता ही देती हूँ, एक विधायक हैं और एक उम्मीदवार हैं। जो झाबुआ से थांदला के आपके विधायक का बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जो छोड़कर गए हैं बीजेपी में नेता, उनमें जूते पड़ रहे हैं। सुरेश राजे जो इमरती देवी के खिलाफ खड़े हुए हैं उम्मीदवार के तौर पर, उन्होंने जो बयान दिया वो तो यहाँ बोलने लायक ही नहीं है, हालांकि पब्लिक डोमेन में वो आ चुका है। भाषा का ये गिरता स्तर और कहां तक जाएगा और क्या इसकी संभाल की जरूरत नहीं है? इसकी संभाल की जरूरत है, मगर कहाँ से जरूरत है? जब प्रधानमंत्री कहता है कि जर्सी गाय और प्रधानमंत्री कहता है कि 55 लाख करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो ये कहाँ तक आप बचाओगे इसको? ये क्या मुख्यमंत्री नहीं कहता कि अरे सुन ले रहे हो कमलनाथ? ये कौन कहता है? ये तमाशा जो है पूरा, ये केवल कांग्रेस के किसी आदमी ने बोल दिया तो दिखाई पड़ने लग गया है। क्या इस पर कभी जो है बहस होती है, डिबेट होती है इस पे कि इतने बड़े बड़े लोग जो है इस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके से जो है राजनीतिक स्तर को दूषित कर रहे हैं? ये जो समस्या है, इस समस्या को केवल एक चश्मे से देखना बंद करना चाहिए, समग्रता से इसको देखें और देखें कि कौन लोग इस पतन के लिए जिम्मेवार है। आज प्रभात झा से लेके सबके बयान उठा लीजिए आप, एक को ही है क्या? वो आतंकवादी कह रहा था अभी नंद कुमार सिंह चौहान कमलनाथ जी को। इस पर डिबेट नहीं हुई कहीं, इस पर कहीं बहस नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ये भी तो सवाल खड़ा होना चाहिए। क्या समाज को देखने की हमारी दृष्टि बदल गई है? हम समदर्शी नहीं है। खड़ा किया, आप जुड़े नहीं थे उस वक्त, आप जुड़ नहीं पाए थे भूपेंद्र गुप्ता जी, हमने ये सवाल भी खड़ा किया था। समय इतना ही है हमारे पास और ये खेद का विषय है कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ देर से जुड़े। कोशिश हमारी ये थी कि दोनों दलों की जवाबदेही तय हो और भाषा का जो स्तर है वो संभले, क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ये स्तर और गिरेगा। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।